चलिए बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स का, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। करेक्ट। अब आपको टोटल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे ग्रुप 1 में थे वैसे ही ग्रुप 2 में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। करेक्ट। बट एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1, ग्रुप 2 के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बड़े ही सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपको ग्रुप 2 में? टोटल 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अप्लीकेबल है। आप अपनी बुक में उसके नाम लिख लीजिए प्लीज़। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, AS 4, AS 5, AS 7, AS 9। क्या क्या बोला मैं वापस रिपीट करो। 4, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 एंड 29। टोटल 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अप्लीकेबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 एंड 29। जिसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमलगमेशन, वो अमलगमेशन का जो चैप्टर है उसके साथ डील हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 7, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है बच्चों? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या बोलता है, डील किससे करता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली डील करता है कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं भैया? जो कोई चीज़ बनाते हैं, काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन काम, ब्रिज बनाने का काम, डैम बनाने का काम, बिल्डिंग बनाने का काम, ये सब लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ये सब लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाओगे वो आप AS 7 के थ्रू डील करोगे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या बोलता है? AS 7 addresses the issue of allocation of revenue and cost। AS 7 किससे डील करता है कि आप रेवेन्यू यानी आपकी कमाई, कॉस्ट आपके खर्चों को कैसे अलोकेट करोगे, कैसे अलोकेट करोगे। भैया ये रेवेन्यू एंड कॉस्ट किससे रिलेटेड है? ये रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी से, टू द अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग पीरियड जिसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है। तो इसका मतलब अगर मैंने साल 2020-21 में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है तो 2020 में मैं कितना रेवेन्यू डालूंगा और कितना कॉस्ट डालूंगा ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया बच्चों? आगे अब ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले तो ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट। एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में होता है। करेक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे हम कोई एक असेट या एक कॉम्बिनेशन ऑफ असेट बनाएंगे, जिससे हम कोई असेट का कंस्ट्रक्शन करेंगे या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ असेट का कंस्ट्रक्शन करेंगे। आइदर एक असेट बनाएंगे या एक से ज़्यादा असेट बनाएंगे दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट इन टर्म ऑफ देयर डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, फंक्शंस और देयर अल्टीमेट पर्पस। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक डैम बनाया और डैम के साथ कैनल बनाया। करेक्ट। मैंने एक सिटी को डेवलप किया, सिटी को डेवलप करने का मैंने काम लिया। या मैंने एक मॉल बनाया और मॉल के अंदर से मैंने एक रेलवे स्टेशन बनाया जो सिटीज़ को कनेक्ट करेगा। करेक्ट। अगर आप बॉम्बे पूना में जाओगे तो बहुत सारे मॉल के अंदर से ही आपको मेट्रोज़ के, आपको लोकल ट्रेन के, बॉम्बे में जाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, उस मॉल के अंदर ही आपका रेलवे स्टेशन भी है जहाँ पे ट्रेन आती है जाती है। करेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन पर्टिकुलर असेट या ग्रुप ऑफ असेट, और ग्रुप ऑफ असेट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, पाइपलाइन एक्सेट्रा, ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है भैया, समझेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और चीज़ें भी आती है। कैसे? जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट।
अगर असेट बनाने के लिए मैं आपको कोई सर्विस रेंडर कर रहा हूँ, जैसे अगर एक आर्किटेक्चर है जो बोल रहा है कि भैया कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए, बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए, कमरे कैसे होने चाहिए, रूफटॉप कैसा होना चाहिए, गच्छी पे क्या डिज़ाइन होना चाहिए, ये क्या है, ये एक फंक्शन है एक आर्किटेक्चर का। तो ये आर्किटेक्चर का भी जो सर्विस है वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एन असेट और रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉलोइंग डिमोलिशन ऑफ एन असेट, यानी कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर आप असेट को गिरा रहे हो, किसी असेट को तोड़ के उसको ज़मीन बना रहे हो, वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा AS7 का क्या पर्पज़ है, बाद में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। अभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फिक्स प्राइस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड आता है कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। भैया दोनों को पहले हिंदी में बताइए, दोनों का क्या मतलब होता है। फिक्स प्राइस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भैया ये मुझे ब्रिज बनाना है, ये मुझे ब्रिज बनाना है, या मुझे मेरे रहने के लिए एक घर बनाना है, 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाना है जिसके अंदर 3 कमरे होंगे, एक किचन होगा, 2 बाथरूम होंगे, एक हॉल होगा, ऐसा मुझे 3 BHK का एक घर बनाना है मेरे इस प्लॉट के ऊपर। तो वो दो चीज़ें का मुझे ऑफ़र दे सकता है, दो तरीके का ऑफ़र दे सकता है। एक भैया पूरा काम जो है वो 35 लाख में बनेगा, आपका पूरा घर 35 लाख में तैयार हो जाएगा। दिस इज नोन एज फिक्स्ड प्राइस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम लोग प्राइस फिक्स कर लेते हैं। और कभी कभी ये फिक्स प्राइस में क्या होता है, एस्केलेशन क्लॉज होता है। क्या होता है, एस्केलेशन क्लॉज। भाई इसका मतलब घर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टील और सीमेंट, रेती, लेबर, करेक्ट। आज जब हम घर बनाने का सोच रहे हैं तो शायद सीमेंट का रेट जो होगा वो 400 रुपया होगा बोरी का, स्टील का रेट होगा 40 रुपये किलो। अगर आज से 6 महीने बाद जब हमने काम शुरू कर दिया और एकदम से सीमेंट के रेट बढ़ गए, 400 रुपये से 600 रुपया हो गया, स्टील का रेट 40 रुपये से 80 रुपया हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने 35 लाख का कोटेशन दिया था वो कोटेशन अब हो गया नहीं। तो कभी कभी हम एक एक्सकलेशन क्लॉज डालते हैं। वो क्लॉज क्या बोलता है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर मेरे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस 10% से बढ़ा तो मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट का जो खर्चा है वो भी 10% से बढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं एक्सकलेशन क्लॉज। अब दूसरा आता है कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपको खर्चा लगेगा, इसमें हम लोग क्या डिज़ाइन कर लेते हैं कि भैया आपको जो भी खर्चा लगेगा, सीमेंट का एक्चुअल जो भी खर्चा लगेगा, स्टील का एक्चुअल जो भी खर्चा लगेगा, पेंट का जो भी खर्चा लगेगा, जितना खर्चा लगा उसके ऊपर 20% मेरा प्रॉफिट रहेगा। 20% आप मुझे ऐड करके दे दोगे, वो 20% ही मेरी कमाई है। दैट इज नोन एज कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा होता है फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस, दिस आर दोज इन विच पार्टीज अग्री टू फिक्स प्राइस। हम लोग क्या कर लेते हैं, फिक्स रेट पर यूनिट या फिक्स प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग इतने में आपको घर बना के देंगे। एंड इन सम केस देयर इज एक्सकलेशन क्लॉज। जैसे मैंने आपको बोला, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो मेरे प्रोजेक्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट एग्री किया है वो भी बढ़ जाएगा। सेकेंड होता है कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच इन्वॉल्व रीइंबर्समेंट। क्या बोला मैंने, रीइंबर्समेंट ऑफ डिफाइंड कॉस्ट प्लस अ परसेंटेज ऑफ सच कॉस्ट और अ फिक्स फीस। यानी भैया आपको एक तो क्या होगा, परसेंटेज फिक्स कर लो, 10, 15%, 20%, कि भैया अगर आपको 10 लाख रुपए लगा तो 10 लाख के ऊपर 20%, 2 लाख रुपये आप मुझे 12 लाख रुपए दोगे। अगर आपको 15 लाख रुपया लगा तो 15 लाख के ऊपर 20%, 3 लाख रुपये, 18 लाख रुपये आप मुझे दोगे। करेक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर भैया जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो फ्री हो जाता है। भैया आपको सीमेंट कौन सा यूज़ करना है, आपको लोकल सीमेंट यूज़ करना है तो 300 रुपये में आएगा, अगर ब्रांडेड यूज़ करना है तो 500 रुपये में। आपकी इच्छा, मेरे को कोई इशू नहीं है। आप 300 रुपये का यूज़ करो तो 300 रुपये के ऊपर मुझे 20% देना पड़ेगा, आप 600 का यूज़ करो तो 600 में मुझे 20% देना पड़ेगा। मैं तो क्लियर हूँ भाई। या हम क्या कर लेते हैं, हम फिक्स बोल देते हैं कि भैया इसको बनाने के लिए मेरी जो फीस रहेगी वो 4 लाख रुपया रहेगी। अब तो वो खर्चा 60 लाख आ रहा है, 70 लाख आ रहा है या 30 लाख आ रहा है, मेरी फीस 4 लाख रुपया फिक्स रहेगी। ये दोनों बोलते हैं कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व अ मैक्सिमम सीलिंग वुड बियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द अबाउट टाइप्स। एक मैक्सिमम सीलिंग रहेंगी कि भैया जो परसेंटेज है वो परसेंटेज क्या है, अगर भैया 50 लाख का काम हो रहा है तो 50 लाख के 20%, 50 लाख के ऊपर जा रहा है फिर 15% रहेगा। तो ये एक सीलिंग के टाइप भी रहता है।
आगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज़ टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। यानी अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बताओ तो भैया लोढ़ाइन कंपनी, DLF जिसने दिल्ली का एयरपोर्ट बनाया है, GMR, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है। LNT, तो LNT क्या कर रही है, LNT भैया अमरावती नागपुर हाईवे भी बना रही है और अमरावती पूना हाईवे भी बना रही है। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट है, बट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस हर कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। बट व्हेन अ ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन नेगोशिएटेड as a single package with an overall profit margin, then all such contract put together would be treated as a single contract। तो बोलते हैं हर काम को आप अलग अलग बोलेंगे, बट अगर आपने 4-5 काम को मिला के आपने एक प्राइस कोट किया हुआ है और आपको सबका प्रॉफिट मार्जिन एक ही जैसा मिल रहा है, तो आप वो ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट ही मानोगे। ठीक है भैया। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल असेट्स एट द ऑप्शन ऑफ द कस्टमर, कि भैया हमने घर बनाया बराबर, अब वो घर बनाते बनाते कस्टमर ने बोला एक काम करो, घर के बाजू में मुझे छोटा सा गार्डन भी बना के दे दो। ये क्या हो गया, एडिशनल असेट जो एट द ऑप्शन ऑफ द कस्टमर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एडिशनल असेट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इज द असेट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द असेट कवर्ड बाय द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा ये जो है ये टोटली अलग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेपरेट असेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग हाईवे बना रहे थे और बाद में मेरे को क्या बोला, हाईवे के साथ साथ भैया एक काम क्या करो, आप हर 2 किलोमीटर पे या 50 किलोमीटर पे आप एक मुझे टोल प्लाजा भी बना के दो। तो ये टोल प्लाजा बनाने का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम एडिशनल असेट बोलेंगे। The construction of the additional asset should be treated as a separate contract if the asset differs significantly from the asset covered in the original contract, and the price of the additional asset is independent of the original contract price। और मैंने बोला कि भैया ठीक है, वो जो ब्रिज बनाने का या वो जो हाईवे बनाने का काम है उसका प्राइस अलग रहेगा और ये टोल बनाने का प्राइस अलग रहेगा, तो हम उसको एडिशनल असेट बोल देंगे। टू कैलकुलेट द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट और लॉस, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू या कॉस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट का कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बनाने के लिए हमको 2 चीज़ देखनी पड़ेंगी, कॉन्ट्रैक्ट से इनकम कितनी हुई डेट इज़ रेवेन्यू, एंड कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना है, ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या आता है, ये हो गया इनकम साइड, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेंस साइड। इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट होगा, इनकम कम एक्सपेंस ज़्यादा तो लॉस होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आता है भैया, एग्रीड प्राइस आता है, एक ऐसा प्राइस जिसमें हमने एग्री किया कि भैया हम काम करेंगे। क्लेम अराइजिंग ड्यू टू एक्सक्लेशन क्लॉज, कि भैया अगर कोई चीज़, कोई प्राइस बढ़ गया रॉ मटेरियल का, उसकी वजह से हमको कुछ ज़्यादा क्लेम मिला, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक तो देखो प्राइस, एग्रीड प्राइस। एग्रीड प्राइस क्या होता है भैया, हम आपको 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, 50 लाख में हमारा क्या हो गया, एग्री हो गया, करेक्ट। फिर मैंने बोला कि भैया अगर रॉ मटेरियल का क्लॉज बढ़ गया तो भैया 10% से मेरा प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो ये है क्लेम ड्यू टू एक्सक्लेशन क्लॉज। क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमारी 50 लाख थी, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे भैया हमने उसको बोला कि ऊपर पानी की टंकी हमको बिठानी है, तो हमको एक पानी की टंकी चाहिए। ये मेरे जिससे मैं काम, जो मेरे से काम करवा रहा है उसने मेरे को बोला, मैं बोला भैया मेरे पहचान का एक जन है, तो वो क्या बोलता है, भैया एक काम करो आप लेके आ जाओ और जो भी उसका प्राइस रहेगा वो आप मेरे से ले लेना। तो ये क्या हो गया भैया, रीइंबर्समेंट हो गया। इंक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज और वेरिएशन इन स्कोप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। पहले जो घर बनाने का था उसके अंदर 2 कमरे बनाने थे, अब वो बोलते हैं 3 कमरे बनाना है, तो मैंने भैया प्राइस भी चेंज कर दिया। तो ये प्राइस चेंज जो हुआ ये भी हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इंसेंटिव क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है कि भैया ये काम अगर आपने 24 महीने में कर दिया तो हम आपको एडिशनल कॉन्ट्रैक्टर को मोटिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशनल उसको इंसेंटिव देते हैं कि 24 महीने के अंदर काम कर दिया तो भैया हम तेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है उसके ऊपर हम तेरे को 5% एक्स्ट्रा देंगे। तो ये सब चीज़ें काई में आएंगी, ये सब चीज़ें आती है भैया इनकम में, ये सब चीज़ें काई में आती है भैया इनकम में आती है भैया इनकम में। और ये नीचे वाली चीज़ें जो है ये आएगी एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंस में क्या आता है, ए डायरेक्ट और स्पेसिफिक कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर साइट, कि भैया एक घर बनाने के लिए जो मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, एक्सपेंसेस लग रहा है, वो सब रहेंगे आपके डायरेक्ट कॉस्ट। सेकंड है अलोकेबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एक आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर एट ए टाइम 5 साइट देख सकता है। सुबह 2 घंटे एक साइड पे आता है, दोपहर को 2 घंटे दूसरे साइड में, फिर
ऐसा 8 घंटे काम करता है, 4 साइड दिखता है, 2-2 घंटे हर साइड, तो उसकी जो पगार है वो हर कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या करूँगा, अलोकेट करूँगा डिवाइड बाय 4 करके। तो भैया इंश्योरेंस, डिज़ाइन, टेक्निकल असिस्टेंस एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, ये होता है अलोकेशन कॉस्ट। तो ये दोनों कॉस्ट जो है ये कॉस्ट के अंदर आपका आएगा। फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, ये कॉस्ट नहीं आएगी। सबसे पहले क्या बोला है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन आइडल प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सब कॉस्ट जो है ये कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कि भैया मैंने एक मेरा ऑफिस बनाया, मैंने मेरा एक ऑफिस बनाया, अब जैसे अमरावती है, अमरावती में एक बिल्डर का नाम जैसे ड्रीम्स नंदा वालों का ड्रीम्स ग्रुप है, तो ड्रीम्स ग्रुप का प्रोजेक्ट कहाँ पे आ रहा है भैया, पहला प्रोजेक्ट आ रहा है बडनेरा में, डी मार्ट के बाजू में, बडनेरा रोड डी मार्ट के बाजू में एक प्रोजेक्ट आ रहा है फ्लैट सिस्टम। एक कहाँ पे आ रहा है भैया, कांग्रेस नगर में आ रहा है। तीसरा कहाँ पे भैया, तीसरा शारदा नगर में आ रहा है। करेक्ट, ये 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जब मैं बात करूँ भैया डागा जी का कहाँ पे आ रहा है भैया, डागा सफायर IMA हॉल के बाजू में कैंप रोड पे बड़ी बिल्डिंग बनी, वो एक प्रोजेक्ट है। सेकंड भैया अभी जो कैंप में डिमांड है उसके सामने बन रहा है, और कैंप में एक और जगह बन रहा है, तो ऐसे 3 जगह डागा जी के बन रहे हैं। लेकिन डागा जी का जो ऑफिस है ना वो जैसम चौक पे, या जो नंदा वालों का जो ऑफिस है वो कहाँ पे, जैसम पे है। तो बोलता है कि आपका जो जैसम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वहाँ पे जो चाय पानी का खर्चा आपको लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है, वो सब कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये कॉस्ट कौन सी होगी, वो कॉस्ट जो साइट पे आपकी लग रही है, जो साइट पे आपकी लग रही है वो कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, मैंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया है, वो सब चीज़ इसके अंदर आएगा नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ कि मैं ऐसी बिल्डिंग बना सकता है, वैसी बिल्डिंग बना सकता है, ये भी चीज़ आपके कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। और अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी जो आइडियली बड़ी है, करेक्ट, आपने ट्रक वगैरह लेके रखे हुए फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, आज उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है ये भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया? ओके, आगे कॉस्ट इंकर्ड इन सिक्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट और एंड प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इफ इट इज़ प्रोबेबल दैट द कॉस्ट विल बी कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। क्या बोलता है कि भैया अब मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरी मीटिंग जो है वो बॉम्बे में है, करेक्ट। तो बॉम्बे में वो उस मीटिंग को सिक्योर करने के लिए मैंने कुछ खर्चा किया, मैंने उनको भैया लंच पे लेके गया, डिनर पे लेके गया, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने का, ये सब चीज़ें भी कॉस्ट पे इंक्लूड रहेगी अगर हमको लग रहा है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग हमारे उसको जनरल P&L में खर्चा मान के छोड़ देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट कैन बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर वो असेट जो है, असेट एक क्वालिफाइंग असेट है एज पर AS 16 क्या बोलता था भैया अकाउंट्स 1 में, बोरोइंग कॉस्ट बोले तो इंटरेस्ट। तो अगर किसी असेट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है तो मैं वो कॉस्ट में इंक्लूड कर सकता हूँ, बट वो डील करेगा एज पर AS 7। अभी भैया आप लोग रेवेन्यू कैसे मानोगे, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू व्हेन द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रेडिबली, देन कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू, contract revenue and related costs are recognized as revenue and cost by reference to the stage of completion of contract activity at the balance sheet date। इन बैलेंस शीट डेट पे भैया कितना % कंप्लीट हो गया, कौन से स्टेज पे है, उस स्टेज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, यानी भैया हम लोग कितना खर्चा या कितना रेवेन्यू मानेंगे, इसकी एक मेथड है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। द स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी डिटरमाइंड इन वेराइटीज़ ऑफ विच, कितना % काम हो चुका है ये हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। आप कैसे बोलोगे कि इसका 25% काम हो गया, ये इसका 50% काम हो गया, ये इसका 60% काम हो गया, तो वो मेथड डिसाइड करने के लिए अलग अलग मेथड है, जिसमें सबसे मेथड क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड। इसके अंदर सीधी बात है कि अगर आपको पूरा घर बनाने के लिए 2 साल लग रहे हैं, करेक्ट, पूरे घर बनाने का कॉस्ट जो है वो आपने सोचा 50 लाख रुपया, पूरा घर बनाने का कॉस्ट कितना है, 50 लाख रुपया। तो 1 साल बाद जब 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट बनेगी, उस टाइम पे आपको कितना कॉस्ट, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना ये % कंप्लीट हो गया, तो हम देखेंगे कि भैया पूरा घर बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, पूरा घर बनाने के लिए कितना खर्चा लगने वाला है भैया, 50 लाख रुपया लगने वाला है। आज तक कितना खर्चा लग गया, 30 लाख रुपया लग गया, तो भैया कितना खर्चा लग गया, 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, दैट इज़ 60% खर्चा लग गया। तो भैया हमारा प्रोजेक्ट 60% कंप्लीट हो गया, करेक्ट। इसी को क्या बोलेंगे, कंपेयर द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है भैया, 50 लाख।
इंकर टू डेट, नहीं तो टू डेट तक कितना खर्चा लगा भैया, टू टिल डेट तक 30 लाख रुपया लगा विद द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है 50 लाख, तो 30 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन विल बी 60%। या हम किसी आर्किटेक्चर को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे देख के बता भैया कि हमारा कितना काम हुआ। या कंप्लीशन ऑफ फिजिकल पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क, तो अगर 11 फ्लोर की बिल्डिंग है, 11 फ्लोर की बिल्डिंग में से भैया 3 फ्लोर बन चुके हैं, या 9 फ्लोर की बिल्डिंग है 3 फ्लोर बन चुके हैं तो 33% हो गया, 6 फ्लोर बन गए तो 66% हो गया, पूरी बिल्डिंग बन गई है तो 100% कंप्लीट हो गया। तो देख के समझ सकते हैं, पहली मेथड तो क्या है, कॉस्ट वाइज कितना कंप्लीट हुआ उतना देख लो, दूसरा सर्वे करके देख लो कि भैया कितना कंप्लीट हुआ, और तीसरा भैया फिजिकली जितना दिख रहा है, भैया 2 घर बनाए थे 1 घर बन गया तो 50% काम कंप्लीट हो गया। अब हम रेवेन्यू कैसे मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस रहेगी इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 1 करोड़ रुपया है और हमारा 60% कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर में, हम लोग कितने हैं फर्स्ट ईयर में, सपोज 3 साल लगने वाले, कितने साल लगने वाले 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल, करेक्ट। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है वो है 1 करोड़ रुपया, टोटल रेवेन्यू है 1 करोड़ रुपया। अज्यूमिंग फर्स्ट ईयर 25% काम हो गया, सेकेंड ईयर 75% काम हो गया, एंड थर्ड ईयर 100% काम हो गया। इस तरीके से देख रहे हैं, करेक्ट। काम कितने का है, 1 करोड़ का काम है, तो फर्स्ट ईयर में कितना करेंगे भैया, कितना काम हो गया 25% काम हो गया है, तो कितना रेवेन्यू मानेंगे 1 करोड़ का 25% इट इज 25 लाख रुपीज़ मान लेंगे। सेकेंड ईयर में कितना मानेंगे, 1 करोड़ का 75% इट इज 75 लाख, माइनस ऑलरेडी कितना मान लिया 25 लाख, डिफरेंस कितना आया भैया 50 लाख, रेवेन्यू कितना होगा 50 लाख होगा। When it is probable that the total contract cost will exclude the total contract revenue। अच्छा अब देखो इसके अंदर एक चीज़ है कि अगर हमने कोई ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 50 लाख रुपए में हम करके देंगे, बट क्या हुआ कि ऐसा हो गया कि भैया हमारी जो कॉस्ट है वो एक्सक्लूड कर रही है, एक्सीड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को, एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट वर्क हैज़ बीन कमेंस्ड, द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट रेटेड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ, कभी भी अगर ऐसा लग रहा है, जैसे बहुत बार क्या होता है महानगर पालिका का रोड का काम होता है, करेक्ट, या PWD का काम होता है, तो उसके अंदर क्या होता है प्राइस फिक्स होता है कि भैया ये पूरा प्रोजेक्ट का काम जो है ये काम तेरे को 2 करोड़ में करके देना है, बट कभी कभी क्या होता है 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया लग जाता है, 2.5 करोड़ रुपया लगने वाला होता है प्रोजेक्ट में। तो भैया अब आप बोलेंगे भैया ऐसे टाइम हम लोग काम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि अगर आपने काम छोड़ दिया तो आप बैकलिस्ट हो जाते हो और अगली बार आपको कोई भी काम नहीं मिलता है, तो कभी कभी आपको लॉस में भी काम करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मुझे खर्चा ज़्यादा लगने वाला है, इनकम कम लगने वाली है, तो लॉस आप इमीडिएटली मान लो, भले ही आपका काम शुरू हुआ हो ना हुआ हो, आपका 10% काम हुआ 20% काम हुआ मतलब नहीं है, आपका दूसरे किसी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपको इधर लॉस मानना ही पड़ेगा। When the outcome of the contract cannot be readily estimated, then revenue should be recognized only to the extent of cost incurred or which is recoverable is possible। तो भैया दूसरी चीज़ क्या बोली है कि भैया रेवेन्यू जब आपको नहीं समझ में आ रहा कि कितना रेवेन्यू होगा, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप जो कॉस्ट है या आप कॉस्ट कितना आप इनकम कितना मानोगे, उतना ही मानोगे जितना आपको कॉस्ट लगा हुआ है या उतना जितना जिसकी रिकवरी पॉसिबल है। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। चेंजेस एस्टिमेट इन ईयर टू ईयर बेसिस आर अकाउंटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर AS 5। दिस चेंज विल नाइदर बी अ PPE दैट इज अ प्रायर पीरियड आइटम नॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पढ़ेंगे तब हम समझेंगे व्हाट इज़ AS 5 एंड व्हाट इज़ AS 4, व्हाट इज़ प्रायर पीरियड आइटम एंड व्हाट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। डिस्क्लोजर क्या क्या करना है हमको, एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। किस मेथड के हिसाब से आपने अपना स्टेज ऑफ कंप्लीशन किया, मेथड यूज टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। इन एडिशन टू द पॉलिसी डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द पीरियड, कितना आपने इनकम मान लिया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड कितना खर्चा बताया है, रेवेन्यू बता दिया, कॉस्ट बता दिया, तो बता दो प्रॉफिट भी कितना हुआ, कितना पैसा एडवांस में रिसीव हुआ, ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर दैट इज कॉस्ट इंकर्ड प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट लेस रिकॉग्नाइज लॉस लेस प्रोग्रेसिव बिलिंग। यानी भैया हमने कितना
कितना अमाउंट हमको कस्टमर से मिलना बाकी है, कितना अमाउंट देना बाकी है कस्टमर से हमको, और कितना रिटेंशन है। भैया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटेंशन? कभी कभी क्या होता है, अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा 10% या 5% पैसा रोक लेता है सामने वाला। क्यों भैया? 1 साल बाद देगा, आपने गारंटी दी, आपने काम अच्छा किया है। और अगर 6 महीने में कुछ इधर का दीवार टूट गया, उधर से पोपड़ा निकल रहा, पेंट खराब हो रहा, तो मैं क्या करूँगा? 5% में से वो मेरी सिक्योरिटी है, उसको बोलते हैं रिटेंशन। तो कितना % रिटेन हुआ ये भी हमको बताना पड़ेगा। तो इसके साथ आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ख़त्म होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म होता है इसी के साथ। बहुत सिंपल है, फटाफट इसकी एक बार थ्योरी पढ़िए एंड फिर हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन की तरफ।